हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टॉक विद अमन में। हमने हमारी पिछली वीडियो में काल, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम के बारे में जानकारी ली थी। हमारी आज की जो वीडियो है वह है कारक के बारे में। हम आज पढ़ेंगे कि कारक होता क्या है, इसके कौन कौन से भेद होते हैं, क्या क्या इसकी एग्जांपल्स होती हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो के जो भी नए नए नोटिफिकेशंस आते हैं आप तक पहुंच सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि कारक होता क्या है। ठीक है, कारक क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के जो अन्य पद होते हैं, विशेषतः क्रिया से जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है, जो भी जैसे हमने कहा राम ने खाना खाया। ठीक है, ये है संज्ञा। ठीक है, संज्ञा का इस संज्ञा राम संज्ञा का जो बाकी पद हैं, ठीक है, उनसे जो संबंध है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कारक। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में जो राम है, ठीक है, राम क्या है? राम संज्ञा है। राम ने रावण को बाण से मारा, राम क्या है? इसमें संज्ञा है। जो क्रिया है वह क्या है? वह मारा है। ठीक है, वह मारा है, वह किसका कर्ता है? ठीक है, कर्ता की ये क्रिया है। ठीक है, जो मारा है वह कर्ता की क्रिया है। कर्ता कौन है? कर्ता राम है, संज्ञा है। ठीक है, जो राम है वह कर्ता है, संज्ञा है। उसकी कौन सी क्रिया है? उसकी क्रिया है कि उसने मार दिया। किसको मार दिया? उसने रावण को मार दिया। ठीक है, रावण इस मारण क्रिया का कर्म है। ठीक है, क्योंकि रावण को मारा है ना राम ने, तो राम ने अपना कर्म किस पर किया है? राम ने अपना कर्म किया है रावण पर। ठीक है, बाण से यह क्रिया संपन्न की गई है, अतः बाण क्रिया का साधन होने से कारण है। ठीक है, इसमें क्या क्या है? इसमें है जो राम है वह क्या है? वह कर्ता है। ठीक है, और जो कर्ता के द्वारा क्रिया की गई है वह क्या है? वह मारा है। ठीक है, इसके बाद जो कर्ता के द्वारा जो किस पर क्रिया की गई है वह रावण पर की गई है, तो रावण क्या है? इसका कर्म है। ठीक है, और किससे की गई है? बाण से ये क्रिया संपन्न की गई है, तो बाण क्या है? बाण इसका साधन है। ठीक है, इन सभी जितने भी आपस में क्रियाओं का और संज्ञा सर्वनाम का आपस में जो संबंध होता है, जो संबंधों का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कारक। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो हम आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के 8 भेद माने गए हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि क्या क्या सी कौन कौन सी इसकी जो एग्जाम्पल्स होती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं इन्हें क्या क्या कहते हैं। कर्ता, सबसे पहले हम देखेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक जैसे कि हमें नाम से ही मालूम है कि कर्ता कारक क्या होता है। कर्ता कारक होता है जो कार्य कर रहा है, जो जिसके द्वारा क्रिया संपन्न की जा रही है, उसे कोई भी काम है जो वो संपन्न किया जा रहा है, वह क्या आता है? वह आता है हमारा कर्ता आता है। कर्ता का अर्थ है संज्ञा या सर्वनाम पद जो किसी क्रिया को करता है। ठीक है, वही बात आ गई जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था कि राम ने रावण को मारा। ठीक है, उसमें कर्ता कौन है? उसमें कर्ता है राम, क्योंकि राम के द्वारा ही पूरी क्रिया संपन्न की गई है, राम के द्वारा ही पूरा कर्म है जो वो किया गया है। ठीक है, हिंदी में कर्ता कारक की अभिव्यक्ति ने प्रसर्ग से होती है। ठीक है, तो या फिर बिना किसी संकेत के हो सकता है कि हमने जो वाक्य लिया है उसमें ने प्रसर्ग हो भी और नहीं भी हो। ठीक है, ये वाक्य पर डिपेंड करता है कि उसमें ने प्रसर्ग होगा भी या नहीं होगा। लेकिन जब हम कोई भी वाक्य बोल रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें ने शब्द का प्रयोग कहीं ना कहीं होता है। ठीक है,
उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। ये इस संबंध में नियम है कि भूतकालीन क्रियाओं में कर्ता के साथ ने का प्रयोग किया जाता है, जबकि वर्तमान या भविष्य काल की क्रियाओं में नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे भूतकाल है मैंने खाना खाया, यहाँ पर ने आ गया। ठीक है, भविष्य काल में मैं खाना खाऊंगा, यहाँ पर आएगा तो कर्ता पर ही प्रभाव, लेकिन यहाँ पर ने नहीं आया, क्योंकि भविष्यकाल और वर्तमान की क्रियाओं, जो भी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, उनमें ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता। मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य बोलते हैं, कहीं ना कहीं अलोप रूप से ही ने प्रसर्ग का योग हमें बोध हो जाता है कि हाँ इसमें ने प्रसर्ग आ रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आएगा कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? जो भी कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कर्म कारक। जैसे कर्म कारक संज्ञा या सर्वनाम पद को कहते हैं जिनके प्रति कोई क्रिया की जाती है। ठीक है, कर्ता के द्वारा जो भी क्रिया की जाती है, जिस पर की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, इसकी अभिव्यक्ति को प्रसर्ग से की जाती है। हालांकि कई वाक्यों में कर्म कारक भी बिना किसी प्रसर्ग के आ जाता है। ठीक है, लेकिन अलोप रूप से कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिल जाता है कि उसमें को प्रसर्ग आ रहा है। जैसे माँ ने धोबी को कपड़े दिए, ठीक है, यहाँ पर को प्रसर्ग आ गया। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि ये क्या है? ये कर्म कारक है, लेकिन यहाँ पर अलोप रूप से आ रहा है। ठीक है, हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो हम इसे क्या कहेंगे? किसान खेत जोतेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर को तो आएगा ही ना। जब हम पढ़ रहे होते हैं कोई भी वाक्य, तो हमें अलोप रूप से उसका बोध हो जाता है कि यहाँ पर को प्रसर्ग आएगा। ठीक है, इसके बाद आएगा कर्ण कारक। कर्ण कारक क्या कैसे कहते हैं? कर्ण कारक वह संज्ञा सर्वनाम पद है जो किसी क्रिया में साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसमें इसकी अभिव्यक्ति है जो वह से प्रसर्ग से होती है। ठीक है, जो भी हम कार्य संपन्न करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं, जैसे हमने पिछले वाक्य में लिया था कि राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, बाण से संपन्न किया था ना वह कार्य। रावण को मारने का कार्य किससे संपन्न किया था? बाण से संपन्न किया था। तो हम इसे क्या कहेंगे कि बाण क्या है? वह बाण है, वह कर्ण कारक है। ठीक है, इसकी अभिव्यक्ति किससे होती है? से प्रसर्ग से होती है। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, ये देखिए तीर से मारा। ठीक है, यहाँ पर आ गया तीर से मारा। तीर, इस वाक्य में तीर क्या है? इस वाक्य में तीर है कर्णपद, और इसका प्रसर्ग कौन सा है? इसका प्रसर्ग है से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आएगा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक संज्ञा सर्वनाम है जो किसी क्रिया का उद्देश्य होता है। ठीक है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य हमने कर रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है, वह हम किसके लिए कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं संप्रदान कारक। ठीक है, इसकी अभिव्यक्ति किससे होती है? इसकी अभिव्यक्ति होती है के लिए। जैसे मैं माँ के लिए साड़ी लाया हूँ। ठीक है, मैं किसके लिए लाया हूँ? माँ के लिए लाया हूँ। मेरा वह उद्देश्य था कि मैं माँ के लिए साड़ी लेकर जाऊँ। ठीक है, इसके बाद आएगा बच्चों के वास्ते मिठाई ले आना। यहाँ पर भी उद्देश्य है कि बच्चों के वास्ते लेकर आना मिठाई। ठीक है, ये भी क्या आएगा? ये भी आएगा संप्रदान कारक में। ठीक है, यहाँ पर किसी उद्देश्य को मुख्य रखकर कोई काम किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संप्रदान कारक। इसके बाद आएगा अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है? अपादान कारक वह संज्ञा सर्वनाम है जो किसी क्रिया का आरंभिक आधार होता है, किंतु आगे चलकर क्रिया उससे अलग हो जाती है। कोई काम हम कर रहे हैं, ठीक है, वह काम हो तो रहा है, लेकिन बाद में वह कार्य हमारा हमसे अलग हो जाता है। ठीक है, तो हम जब अलग हो जाता है तब हम उसे क्या कहते हैं? तब हम उसे कहते हैं अपादान कारक। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है हाथ से पेन गिर गया। ठीक है, हाथ पहले तो हाथ में था, ठीक है, लेकिन बाद में हमारे हाथ से अलग हो गया और गिर गया, तो हम उसे क्या कहेंगे? अपादान कारक। पेड़ से अंगूठी गिरी। ठीक है, पेड़ से अंगूठी गिर चुकी है। ठीक है, पेड़ से, यहाँ पर पेड़ है, ठीक है, वहाँ पर अंगूठी गिर गई है। ठीक है, अंगूठी गिरी, अलग होगी पेड़ से। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये है अपादान कारक।
ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे है संबंध कारक। संबंध कारक, जैसा कि इसे नाम से ही पता चल रहा है कि संबंध क्या होता है। संबंध होता है एक, जब भी हम कोई वाक्य होता है, ठीक है, उसमें जो संज्ञा सर्वनाम होते हैं उनका एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरे वाक्य के दूसरे संज्ञा सर्वनाम से जो भी संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संबंध कारक। ठीक है, इसकी अभिव्यक्ति किससे होती है, का, के और की से। जैसे सुशील का भाई खेल रहा है, सुशील का भाई खेल रहा है, सुशील का किससे संबंध आ गया, उसके भाई से संबंध आ गया। ठीक है, इन दोनों का आपस में संबंध आ गया, दोनों संज्ञाओं का आपस में संबंध आ गया, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे संबंध कारक। ठीक है, इसके आगे है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है, वह संज्ञा या सर्वनाम जो किसी क्रिया का भौगोलिक, कालिक या मानसिक आधार होता है। ठीक है, कोई भी हम कोई भी बात कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई भी वाक्य बोल रहे हैं, उसका क्या आधार है, ये हमें अधिकरण कारक में मालूम पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है मैं आधुनिक काल में हूँ, इसका अभिव्यक्ति है मैं और पर, प्रसर्ग से की जाती है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है मैं आधुनिक काल में हूँ। ठीक है, मैं हूँ मतलब मैं इस समय, उसने काल के बारे में बता दिया ना कि मैं आधुनिक काल में हूँ, ये काल की परिभाषा दे दी उसने कि भाई मैं तो आधुनिक काल में हूँ, मैं मध्यकाल या फिर आदिकाल में नहीं हूँ। ठीक है, इसके बाद मेरा घर पृथ्वी पर है। ठीक है, यह भौगोलिक आधार आ गया। जब कोई भी वाक्य में हमें यह इसका बोध हो कि वह वाक्य हमें कालिक आधार या फिर भौगोलिक आधार के बारे में बता रहा है, तो वह किस में आएगा, तो वह आएगा अधिकरण कारक में। ठीक है, और इसके बाद आएगा संबोधन कारक। संबोधन कारक का तो हमें सभी को पता ही है कि संबोधन कारक क्या होता है। संबोधन कारक होता है जब हम किसी को बुला रहे होते हैं, ठीक है, संबोधित कर रहे होते हैं, तब क्या आता है, तब आता है संबोधन कारक। यहाँ संबोधन कारक वह संज्ञा या सर्वनाम है जिससे संबोधित करके वाक्य की शुरुआत की जाती है। हे तथा अरे इस कार्य के लिए प्रचलित प्रसर्ग हैं। जैसे इसमें लिखा है अरे लड़के बैठ जा, हमने किसी को बोल मार दिया, आवाज़ दे दी, माफ़ कीजिएगा, हमने किसी को आवाज़ दे दी अरे लड़के बैठ जा, अरे भाई ये क्या कर रहे हो तुम। ठीक है, हम किसी को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, हे भगवान मेरी मदद करो, यहाँ पर मैं भगवान से मदद मांग रही हूँ, उनको संबोधित कर रही हूँ कि हे भगवान मेरी मदद करो, मेरा ये काम पूर्ण कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा संबोधित कारक। तो इतनी ही हमारी वीडियो थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। धन्यवाद।